बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इस्माइल सोहरवर्दी और हमारी बात चल रही थी EFS स्कीम पर, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम। पिछले 2 एपिसोड में मैं उनका थोड़ा सा खुलासा पेश कर दूं जिन दोस्तों ने वो एपिसोड नहीं देखे, ताकि उन्हें भी अंदाज़ा हो जाए। और पिछले 2 एपिसोड में, पहले में तो हमने इस SRO का इंट्रोडक्शन पेश किया था और दूसरे में इसकी जो कैटेगरीज बनाई गई हैं, क्लासिफिकेशन की गई हैं, उसको एक्सप्लेन किया था। इसमें जो तीसरा एपिसोड है, मैंने दूसरे एपिसोड में ये बात कही थी कि तीसरा एपिसोड जो है वो बड़ा दिलचस्प भी होगा, हैरानकुन भी होगा और उसमें बड़ी अहम बातें जो हैं वो आपके सामने पेश करूंगा। उससे कबल मैं ये बताता चलूं कि जब ये SRO पब्लिक में आया तो लोगों ने ये समझा कि शायद अब मैदान खुला है, हम जिस तरह से मर्जी खेल सकते हैं। धड़ाधड़ लोगों ने अप्लाई किया और बाद की तो ये कोशिश होती थी कि HS कोड में पूरा टैरिफ ही दे दें ताकि हम जो चाहें वो इंपोर्ट करें फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। लेकिन उन्हें ये बात मैं भी क्लियर करता रहा, मेरे साथी भी ये बताते रहे कि आपकी जो रेलेवेंट फील्ड है ना, आपको वही HS कोड अलाउ किए जाएंगे। मगर बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा और लोगों की ये ख्वाहिश और कोशिश थी कि मैक्सिमम HS कोड जो है वो इसमें ऐड हो जाए। अच्छा, जब ये जो आज मैं आपके सामने फ्रेमवर्क पेश करूंगा, जब ये आप सुनेंगे, ये वो डिटेल है जिसको पढ़ने के बाद, जिसको सुनने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी फाइल्स वापस भी ले ली। इसलिए कि ये तो बड़ा आसान है कि SRO का बेनिफिट क्लेम किया EFS लाइसेंस लेने के लिए और उनके ख्याल में था कि जो वहाँ अमला बैठा है वो बस अलाउ कर देगा और हम जो चाहें वो इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि इसके अगेंस्ट हमें ये सिक्योरिटी भी देनी है, तो तब फिर वो अपनी फाइल उन्होंने वापस लेनी शुरू कर दी, क्योंकि मैदान इतना खुला था नहीं जितना उन्होंने समझ लिया था। ये जो आज आपके सामने मैंने बात पेश करनी है, ये है कि कैटेगरी A, B, C, B1, B2, C1, C2, ये जो मैं अर्ज कर रहा था कि ये क्यों बनाई गई, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके आगे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देखिए, हुकूमत ने अपना रेवेन्यू सिक्योर करना है किसी भी अंदाज में। अब एक शख्स जो है वो सालों से एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके ऊपर हुकूमत का कॉन्फिडेंस कुछ और होगा। एक बंदा जो वो पिछले 3 माह से एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके ऊपर हुकूमत का कॉन्फिडेंस कुछ और होगा। उनके लिए शराइत और होंगी, क्योंकि वो देखे परखे लोग हैं। जो नए हैं इनके लिए शराइत मुख्तलिफ होंगी। आपके सामने मैं ये जो कैटेगरीज हैं, इनके अगेंस्ट जो सिक्योरिटी देनी, उनकी तफसील पेश करता हूं। और ये इतनी अहम है कि ये मैं जुबानी नहीं, मैं आपको पढ़ के ये सुनाऊंगा, ताकि इसमें गलती का इस्तेमाल जो है वो कम से कम रहे। और मज़ीद इस सूरत हाल से आगाह होने के लिए आप मेरा नंबर 0300 865 9642 इस पर कॉल भी कर सकते हैं और ये नीचे स्क्रीन पर भी नंबर दे दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि जो हमने बेनिफिट लेना है उसके अगेंस्ट हमें सिक्योरिटी क्या देनी है। जो कैटेगरी A वाले लोग हैं वो सिर्फ इंडेमनिटी बॉन्ड और पोस्ट डेटेड चेक देंगे। और यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात है कि इससे कबल SRO 450 में, 327 में, DTRE में हम क्या करते थे, हर शिपमेंट के अगेंस्ट पोस्ट डेटेड चेक और इंडेमनिटी बॉन्ड देते थे। लेकिन इस SRO ने वो सिलसिला ख़त्म कर दिया। अब आप जो है वो एक दफ़ा जब आप EFS लाइसेंस लेंगे, आपने इंडेमनिटी बॉन्ड, पोस्ट डेटेड चेक या आपकी कैटेगरी के मुताबिक जो भी सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट होगा वो आपने देना है। तो कैटेगरी A जिनकी एक्सपोर्ट जो है वो अबव देन 60% है, उनके लिए सिर्फ इंडेमनिटी बॉन्ड और पोस्ट डेटेड चेक होगा। और ऐसे इंपोर्टर कम एक्सपोर्टर जिनकी एक्सपोर्ट 60% से कम है, उनके लिए मैंने अर्ज की थी कि B1, B2, B1 में जो है वो है कैटेगरी B1, मैन्युफैक्चरर विद 3 years एक्सपोर्ट हिस्ट्री, 3 years प्लस। इसमें वो देंगे इंडेमनिटी बॉन्ड एंड पोस्ट डेटेड चेक। और इसकी एक साथ ये भी कि मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर विद सेल्फ ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। अब ये बात भी जरा गौर से सुनिए कि ऐसे लोग, ऐसे मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर जिनकी मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रीमिसेस हैं वो अपनी है, खरीदी हुई हैं, ओनर है उसके, वो इंडेमनिटी बॉन्ड और पोस्ट डेटेड चेक देंगे तो उन्हें ये बेनिफिट मिल जाएगा। मगर ऐसे इंपोर्टर कम एक्सपोर्टर जिनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग की प्रीमिसेस जो हैं वो अपनी नहीं है, रेंट पर उन्होंने वो फैक्ट्री या वो मैन्युफैक्चरिंग एरिया किराए पर लिया है, तो वो क्या करेंगे, वो रिवॉल्विंग इंश्योरेंस गारंटी और फॉर मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर विद अ रेंटेड फैसिलिटी, यानी वो रिवॉल्विंग इंश्योरेंस गारंटी देंगे।
इंश्योरेंस गारंटी जो है वो कोई भी जो अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनी है वो जारी कर सकती है। लफ्ज रिवॉल्विंग इसमें बड़ा अहम है, इसकी तफसील मैं बाद में पेश करूंगा क्योंकि आगे बैंक गारंटी से रिलेटेड भी ये अल्फाज आएंगे, तो फिर मैं बताऊंगा कि रिवॉल्विंग क्या क्या मतलब है। बहरहाल जो ऐसा एक्सपोर्टर, मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर जिसकी जगह किराए पर है जहां वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, अगर वो अप्लाई करेगा तो उसे इंश्योरेंस रिवॉल्विंग इंश्योरेंस गारंटी देनी पड़ेगी। ये बात हो रही है B1 की। अब हम चलते हैं कैटेगरी B2 में, मैन्युफैक्चरर विद लेस देन 3 इयर्स एक्सपोर्ट हिस्ट्री। ऐसे मैन्युफैक्चरर जिनकी एक्सपोर्ट हिस्ट्री 3 साल से कम है, उनके लिए क्या है, रिवॉल्विंग इंश्योरेंस गारंटी फॉर मैन्युफैक्चरर विद सेल्फ ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। अब ये बड़ी अहम बात, गौरतलब बात है कि एक्सपोर्ट हिस्ट्री लेस देन 3 इयर्स है और जो जगह है भले वो अपनी है, जो मैं अर्ज कर रहा था, रिवॉल्विंग इंश्योरेंस गारंटी फॉर मैन्युफैक्चरर विद सेल्फ ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ये कैटेगरी, ये जो सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स वाला ना अहम चैप्टर, ये बड़ा समझने वाला है कि ऐसा मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर जिसकी एक्सपोर्ट हिस्ट्री 3 साल से कम है, जगह भले उसकी अपनी है लेकिन वो भी रिवॉल्विंग इंश्योरेंस गारंटी देगा। और दूसरे नंबर पे आ गया जो कैटेगरी B2 में, रिवॉल्विंग बैंक गारंटी फॉर मैन्युफैक्चरर विद रेंटेड प्रोडक्शन फैसिलिटी टिल 3 ईयर बेंचमार्क। ये ऐसा मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर जिसकी हिस्ट्री भी 3 साल से कम है और मैन्युफैक्चरिंग की जगह भी किराए पर है, जहां उसने मशीनें लगाई हैं, जहां वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो जगह किराए पर है, तो वो रिवॉल्विंग बैंक गारंटी देगा। याद रखिए कि लफ्ज रिवॉल्विंग पे मैं आखिर में रोशनी डालूंगा। उसके बाद हम आ जाते हैं कैटेगरी C1, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरर कमर्शियल एक्सपोर्टर्स, और इनकी भी हिस्ट्री 3 साल जिनकी है, इंडेमनिटी बॉन्ड एंड पोस्ट डेटेड चेक फॉर मैन्युफैक्चरर विद सेल्फ ऑन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। जिनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अपनी है, एक्सपोर्ट 3 साल से ज्यादा है, लिहाजा वो कमर्शियल हों या इनडायरेक्ट हों। तो पहले हमने बात की थी जो मैन्युफैक्चरर भी हैं और डायरेक्ट एक्सपोर्टर। अब ये बात हो रही है इनडायरेक्ट और कमर्शियल एक्सपोर्टर। अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी अपनी है तो वो इंडेमनिटी बॉन्ड और PDC देंगे, और अगर वो जगह किराए पर, रिवॉल्विंग इंश्योरेंस गारंटी फॉर मैन्युफैक्चरर्स विद रेंटेड प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड कमर्शियल एक्सपोर्टर। कमर्शियल एक्सपोर्टर किसी भी किस्म का होगा वो जो है वो रिवॉल्विंग इंश्योरेंस गारंटी देगा, बशर्ते कि उसकी एक्सपोर्ट हिस्ट्री भी 3 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अब अगली जो कैटेगरी है वो है C2। ये हमने जो बात की ये C1 की थी। अब C2 में कौन है, ऐसे एक्सपोर्टर, इनडायरेक्ट और कमर्शियल एक्सपोर्टर जिनकी एक्सपोर्ट हिस्ट्री 3 साल से कम है। अच्छा, उसमें क्या है कि रिवॉल्विंग इंश्योरेंस गारंटी फॉर मैन्युफैक्चरर विद सेल्फ ओन फैसिलिटी। अगर वहां मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी अपनी है, कमर्शियल एक्सपोर्टर हैं, हिस्ट्री 3 साल से कम है, तो वो रिवॉल्विंग इंश्योरेंस गारंटी देंगे। और रिवॉल्विंग बैंक गारंटी फॉर मैन्युफैक्चरर विद रेंटेड प्रोडक्शन फैसिलिटी और कमर्शियल एक्सपोर्टर टिल 3 इयर्स बेंचमार्क। 3 साल तक जो है कमर्शियल एक्सपोर्टर भी जो है वो बैंक गारंटी देगा। अगर वो जगह किराए की है, एक्सपोर्ट लेस देन 3 इयर्स है, इवन देन जो है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर जो है वो भी बैंक गारंटी इसमें देगा। रिवॉल्विंग बैंक गारंटी फॉर मैन्युफैक्चरर विद रेंटेड प्रोडक्शन फैसिलिटी और कमर्शियल एक्सपोर्टर टिल 3 इयर्स। तो 3 साल के बाद उसकी परफॉर्मेंस का जायजा लिया जाएगा, उसकी एक्सपोर्ट हिस्ट्री देखी जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस, एक्सपोर्ट हिस्ट्री, उसकी कारकर्दगी देखकर फिर उसको तब्दील किया जाएगा। ये कैटेगरी जो है ये किसी वक्त आप ये तब्दील भी हो सकती है, लेकिन इसमें जो एक टाइम फ्रेम है वो बड़ा अहम है और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ा काउंट करती है। लिहाजा एक्सपोर्ट जो है हुकूमत ने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बढ़ाई जाए। और उसके बाद आ गई जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, मैंने शुरू में अर्ज की थी कि ये SRO 2 बुनियादों पर दिया जाता है, परफॉर्मेंस बेस्ड और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। अगर किसी की परफॉर्मेंस नहीं है तो देखा जाएगा कि उसके इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट जो हैं बाहर के साथ किस लेवल के हैं। तो लिहाजा जो कॉन्ट्रैक्ट भी होगा वो भी जिस कैटेगरी में फॉल करेगा उस कैटेगरी के मुताबिक, अगर PDC बनता है तो PDC देगा, रिवॉल्विंग इंश्योरेंस गारंटी बनती है तो इंश्योरेंस गारंटी देगा,
और बैंक गारंटी बनती है तो बैंक गारंटी देगा। ये चैप्टर बड़ा पेचीदा भी है, बारीक भी है, इसमें वजाहत बहुत ज़रूरी है। नंबर मैंने आपको दे दिया, किसी भी किस्म की आप मालूमात लेना चाहें उस पर बात कर सकते हैं। अब आते हैं बात जो मैंने शुरू में की थी कि रिवॉल्विंग, कि लफ्ज़ रिवॉल्विंग की क्या अहमियत है। और यहाँ आपको मैं दिलचस्प बात बताता चलूँ कि इंश्योरेंस कंपनियों को और बैंक वालों को भी नहीं पता था कि ये रिवॉल्विंग बैंक गारंटी क्या होती है और रिवॉल्विंग इंश्योरेंस गारंटी क्या होती है। मुझे याद है कि एक दफ़ा एक दोस्त ने बैंक से लोन लिया और उसने मुझे बताया कि जी मैंने रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ली है। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी क्या थी कि बैंक ने आपके असासाजात, आपकी सिक्योरिटीज को मद्देनजर रखते हुए उसे 25 लाख तक का लोन जो है वो सैंक्शन कर दिया, उसके अकाउंट में 25 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। अब उसमें से वो जितने पैसे निकलवा के बिजनेस में लगाएगा, इस्तेमाल करेगा, उसको मार्कअप भी उतने का ही देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 25 लाख हुआ, उसने 10 लाख निकलवाया और अपनी कोई शिपमेंट तैयार करवाई, तो उसे जो मार्कअप पड़ेगा वो सिर्फ 10 लाख का पड़ेगा। मगर याद रहे कि बैंक ने उसे 25 लाख तक इजाजत दी है। रिवॉल्विंग बैंक गारंटी भी रनिंग फाइनेंस की तरह है कि बैंक आपको, क्योंकि अगर आपको 100 मिलियन का लाइसेंस इशू होता है, इट डजंट मीन कि आप 100 मिलियन बैंक के पास इन शेप ऑफ रुपीज, इन शेप ऑफ मनी आप बैंक के पास रखें। ये पॉसिबल नहीं है, वरना आपका बिजनेस जो है वो स्टकअप हो जाएगा। फिर फायदा क्या हुआ, वो पैसा सेल टैक्स में था, अब बैंक के पास फंस जाए। बेसिकली बैंक आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है उसको मॉर्गेज करके, इवन आपके जो ये जो सर्टिफिकेट होते हैं, खास डिपॉजिट सर्टिफिकेट होते हैं जो मरकज कौमी बचत, ये भी आप लिखवा सकते हैं। इनके अगेंस्ट बैंक आपको, इंश्योरेंस कंपनी आपको बैंक वो जो गारंटी इशू कर देंगे। जितनी गारंटी आप उस शिपमेंट में इस्तेमाल करेंगे उसी का मार्कअप देने के आप जिम्मेदार होंगे। इस बात की जो है अभी काफ़ी बैंकों में बातचीत चल भी रही है, कुछ बैंक तो इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन जिनका वास्ता इस किस्म की गारंटी से पहले नहीं पड़ा उन्हें अभी मालूमात दरकार है। बहरहाल रिवॉल्विंग इंश्योरेंस गारंटी, रिवॉल्विंग बैंक गारंटी मीन रनिंग फाइनेंस के आपको एक अमाउंट सेंक्शन कर दी जाएगी, आप जब चाहें उतनी अमाउंट की गारंटी ले सकते हैं। उसके अगेंस्ट वो आपकी कोई प्रॉपर्टी कुछ भी, यहाँ तक कि ऐसा भी है कि जो बड़े क्लाइंट हैं जिनका अरबों रुपया बैंकों में पड़ा है, तो बैंक वो उनको बगैर किसी चीज़ को मॉर्गेज किए भी गारंटी दे सकते हैं। ये बैंक का प्रोसीजर होगा कि दे सकते हैं कि भी उनके पैसा हमारे पास पड़ा है, वो एक निशानदेही कर देते हैं कि इतने की हमने गारंटी दी है, तो लिहाजा उनकी लिमिट जो है वो उसमें से सैंक्शन हो जाएगी। बहरहाल ये मैटर जो है ये आप बैंक के साथ डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि बैंक मेरा शोबा नहीं है, मेरा शोबा है कस्टम क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग, और ये एसआरओ से रिलेटेड आपको मालूमात मैं इस प्लेटफॉर्म से दे रहा हूँ। इंशाल्लाह जो चीज़ें रह गई हैं उसमें हम अगले एपिसोड में, जो हमारा इस मकसद के लिए आखिरी एपिसोड होगा, एपिसोड नंबर 4, उसमें बातें करेंगे। अगर इस दौरान आपके कुछ सवालात आए तो इंशाल्लाह मैं वो भी उस प्रोग्राम में शामिल करके उनकी तफसील भी बताऊँगा। नंबर आपको मैंने दे दिया। मुझे उम्मीद है अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मालूमात आपको मिलती रहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ऐसी मुफीद मालूमात आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।